हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो एस्टैब्लिशमेंट वो पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे, इसलिए उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. बट फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वॉर टू में जो लीग ऑफ नेशंस है वो उसका जो मिशन है वो फेल रहा, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू होने का जो मेन रीज़न ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो फेल हुआ। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Second World War on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. Its headquarters was to be in New York. First World War के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और उसका जो मेन पर्पज़ ये था कि पूरे वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी एंड को एक्सटेंशन, यानी कि सारे जो कंट्री है वो अच्छे से मिलजुल कर रहे, ये उसका ये पर्पस था। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये है न्यूयॉर्क में उसकी जो हेडक्वार्टर है वो। अमेरिका's effort to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. अमेरिका का जो कई सारे जो एफर्ट रहे हैं, तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया तभी से उसके ये एफर्ट्स थे कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हो। द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड 4 important announcement regarding freedom while giving his message to American Congress with the intention of human freedom, peace and security. अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, उन्होंने उनकी जो अमेरिकन कांग्रेस थी उनको एक मैसेज दिया से और उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो फ्रीडम के बारे में उन्होंने की थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये जो 4 जो फ्रीडम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दिए थे। Later, President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared a 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as the Atlantic Agreement. उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल दोनों ने एक 8 पॉइंट का जो एग्रीमेंट वो अटलांटिक ओशन में जो शिप था वहाँ पर उन्होंने किया, और ये जो एग्रीमेंट था वो उसको बाद में अटलांटिक एग्रीमेंट के नाम से भी वो जाना गया। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स मैटर्स लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ एवरी नेशंस, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में कई ऐसे सारे जो एग्रीमेंट इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में, पीस, सिक्योरिटी और सोशल, इकोनॉमिक और वेलफेयर और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ऐसे कई सारे जो एग्रीमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल उन दोनों ने किए हैं। देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस विच केम टू बी नोन एज अ मॉस्को डिक्लेरेशन। और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना और मॉस्को के, वो मॉस्को में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और वो जो मीटिंग थी वो बाद में मॉस्को डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान। और उसके बाद 1943 नवंबर में जो 3 सुपर पावर्स थे उन्होंने तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस रखी। The representatives of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington। और उसके बाद 15 नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस के लेके किया वाशिंगटन में के अंदर। और ऑन अक्टूबर 24, 1945
द 51 मेंबर्स नेशंस डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और उसके बाद अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को 51 जो नेशंस के जो मेंबर्स उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और इंडिया भी है एक यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। देन 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रेजेंटली 193 नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और उसके बाद 24 अक्टूबर को एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस का सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और प्रेजेंट में हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 नेशंस जो मेंबर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द स्ट्रक्चर एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट एम इंक्लूड 6 ऑर्गन्स। जो यूनाइटेड नेशंस उनका जो एम है उसको अचीव करने के लिए उसके अंदर 6 ऑर्गन को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ है सेक्रेटरीट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन ह्यूज, नीदरलैंड। जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है जस्टिस की वो नीदरलैंड की जो हूज जो सिटी है वहाँ पर है। ऑल अदर काउंसिल आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क अमेरिका। और बाकी के जो सारे जो काउंसिल्स है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स थे उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। फर्स्ट है जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस का जो फर्स्ट ऑर्गन वो है जनरल असेंबली। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली वो यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। और जनरल असेंबली में जो जितने भी नेशंस मेंबर है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आते हैं। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस, बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड। हर एक जो नेशन है वो अपनी तरफ से मैक्सिमम जो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को जनरल असेंबली में वो में भेज सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइमिंग पर एक कंट्री का एक ही जो मेंबर वो वोट कर सकता है। और जनरल असेंबली की उनकी क्या क्या वर्क है उसके बारे में हम आप डिस्कस करते हैं। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यहाँ पर ऐसा कोई जो टॉपिक हो जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल जो नेशंस है उनके रिलेटेड, तो उनमें एडवाइस करते हैं, डिस्कस करते हैं और सजेस्ट करते हैं और ज़रूरत पड़े तो उसमें रिकमेंडेशन भी करते हैं। सेकंड जो है इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटली बाय द सेक्रेटरी जनरल। और उसके बाद जो जनरल असेंबली के जो मेंबर्स है वो जनरल सेक्रेटरी ने जो भी बजट प्रेजेंट किया है उसको एक्सेप्ट करने भी उनकी फर्ज है। थर्ड नंबर पे है इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स। और उसके बाद ये जो है जनरल असेंबली वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नेशंस के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बीच जो ह्यूमन राइट्स और डिजास्टर के लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारे मैटर्स का वो सॉल्यूशन लाते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स। और जनरल असेंबली के अंदर अगर कोई भी जो डिसीजन लेना हो तो उसके अंदर 2/3 की मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है।